नमस्कार। बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी का यह छठा अध्याय, छठा एपिसोड, जिसमें महात्मा गांधी की हाई स्कूल की वर्णन है और कुछ दुखद प्रसंग हैं। इसके पहले हम लोगों ने महात्मा गांधी के पूर्वजों और उनके परिवार वालों के बारे में जाना, उनकी बाल विवाह के बारे में जाना है, उनका पतित्व कैसा बीता है, ये हम लोगों ने जान रखा है। हाई स्कूल की जो आगे की वृत्तांत में महात्मा जी कहते हैं, महात्मा गांधी जी इस समय के विद्याभ्यास के दूसरे दो संस्मरण उल्लेखनीय है। जब ये हाई स्कूल में थे तो ये कहते हैं कि इस समय जो है हाई स्कूल की शिक्षा के दौरान दो घटनाएं जो हैं बहुत ही उल्लेखनीय हैं। ब्याह के कारण जो एक साल नष्ट हुआ, उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थियों को इसके लिए अनुमति मिलती थी। इस कारण तीसरी कक्षा में 6 महीने रहा और गर्मी की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बैठाया गया। देखिए, ये घटना क्या था कि उन दिनों क्या इनके साथ होती थी कि चूँकि हम लोग जान चुके हैं कि महात्मा गांधी के विवाह के कारण, शादी के कारण उनका एक साल जो है बर्बाद हो गया था। लेकिन उस समय एक नियम ये था कि शिक्षक जानते थे कि विवाह के कारण बच्चों की पढ़ाई एक साल की बर्बाद हुई थी। तो होती थी क्या थी कि गर्मी की छुट्टी के पहले जो है ना, एक पहले वाले कक्षा में, उसी कक्षा में बैठाया जाता था और उसके बाद परीक्षा के उपरांत जो है फिर अगले कक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाती थी। कुछ ऐसा ही महात्मा गांधी के साथ भी हुआ। इस कक्षा से थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने लगती थी। मेरी समझ में कुछ ना आता था। भूमिति भी चौथी कक्षा से शुरू होती थी। मैं इसमें पिछड़ा हुआ था, इस पर मैं उसे बिल्कुल देखिए, अब यहाँ पर जो है अपनी ये घटनाएं बताते हैं कि चौथी कक्षा में जब इनको प्रमोट किया गया तो उसमें शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी की माध्यम हो जाती थी और चौथी कक्षा से ही आपकी जो है भूमिति कक्षा में जोड़ दिया था। ज्योमिति जो है, इसको भूमिति कहते हुए थे, ज्योमिति को। तो ज्योमिति को जो है, ज्योमेट्री जो है सब्जेक्ट है, ज्योमिति में ज्योमेट्री, तो उस सब्जेक्ट को जोड़ दिया था जो इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। ज्योमेट्री महात्मा गांधी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। मुझे याद है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि महात्मा गांधी की अलजेब्रा, ठीक है, बीजगणित काफ़ी अच्छी थी और मैथमेटिक्स में वो अपने एग्जामिनेशन में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का हल करते थे जो बीजगणित से आते थे। त्रिकोणमिति और ज्योमेट्री के प्रश्नों को तो वो 10वीं में आने के बाद के वक्त भी वो छोड़ दिया करते थे। तो समझ लीजिए कि ज्योमेट्री जब चौथी कक्षा में जोड़ा गया तो इनके लिए बड़ा मुश्किल भरा समय रहा। इन्हें कुछ भी ज्योमेट्री समझ में नहीं आता था। मैं अक्सर निराश हो जाता था। कभी कभी यह भी सोचता कि एक साल में 2 कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊं। देखिए, बड़ा स्पष्ट बात इन्होंने कहा है, क्योंकि विवाह के कारण एक साल की पढ़ाई बर्बाद हो गई, एक साल विद्यालय नहीं जा पाए और एक साल में 2 कक्षाएं, क्योंकि पहले तिमाही यानी समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के पहले वो तीसरी कक्षा में थी, उसके बाद परीक्षा लेकर के फिर उन्हें चौथी कक्षा में प्रमोट कर दिया गया। अब एक वर्ष में 2 कक्षाओं को संभालने में इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम, हर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, इन्हें क्या हर किसी को प्रॉब्लम होगी। तो इन्हें कभी कभी विचार आता था कि क्यों ना मैं चौथी कक्षा को ड्रॉप करके फिर से तीसरी कक्षा की पूरी वर्ष में तीसरी कक्षा में रहूं, उसके बाद चौथी कक्षा में आकर अपनी पढ़ाई को आगे ले जा सकूं। कभी कभी इनके मन में ये भी चीज़ें आती थी, ठीक है। पर ऐसा करने में मेरी लाज जाती और जिन शिक्षक ने मेरी लगन पर भरोसा करके मुझे चढ़ाने की सिफारिश की थी उसकी भी लाज जाती। अब इसमें साफ कहते हैं कि ऐसा करने में कि मैं चौथी में आकर फिर पुनः तीसरी में चला जाऊं, तो इसमें मुझे शर्म आ रहा था, लाज मुझे लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, बच्चे मुझे मेरा मजाक उड़ाएंगे। प्लस जिन शिक्षकों ने मुझ पर यकीन किया था, विश्वास किया था कि मैं कर लूँगा, तीसरी कक्षा को पास कर करके मैं चौथी कक्षा की चीज़ों को भी ग्रहण कर लूँगा, समझ जाऊँगा और आगे बढ़ जाऊँगा, तो जिन्होंने मेरी सिफारिश की थी
उनकी भी लाज चली जाती, उनकी भी इज्जत चली जाती। देखिए दोनों चीज़ें इनके साथ थी, ये दोनों चीज़ों पे सोचने लगे थे कि मैं अगर चौथी से तीसरी कक्षा में चला जाता हूँ तो मेरी इज्जत चली जाएगी, और जिन शिक्षकों ने मुझ पर विश्वास किया था वो शिक्षक भी जो हैं उनकी भी इज्जत चली जाएगी, मैं उनके विश्वास को भी तोड़ दूंगा। ये सोच करके वो नहीं लौट पाए, तीसरी कक्षा में नहीं जा पाए थे, वो चौथी कक्षा को ही कंटिन्यू करने का निर्णय लिया था। जब प्रयत्न करते करते मैं यूक्लिड के 13वें प्रमेय तक पहुंचा तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमति तो सरल से सरल विषय है, जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है। इसमें कठिनाई क्या है? इसके बाद तो भूमति मेरे लिए सदा ही सरल और सरस। देखिए अब जब ये यूक्लिड की थ्योरम 13वीं थ्योरम में पहुंचे, तब जब इन्हें थोड़ा सा लगा कि नहीं, यूक्लिड को जो मैं ज्योमेट्री को मैं जो समझ रहा था कि बहुत मुश्किल भरा है और कठिन सवाल रहा होगा, तो नहीं, उस समय तक आते आते नहीं लगा कि सरल है, सीधा है। सिर्फ इसकी कथनों के ऊपर, थ्योरम प्रमेय के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो इस पर अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। वाक्यांश यहाँ निकल कर आते जब आगे कक्षा में गए और वहाँ पे त्रिकोणमिति जोड़ दी गई कि त्रिकोणमिति के सवालों को छूते भी नहीं थे, ज्योमेट्री के सवालों के उस समय, जिसमें इसके बाद तो हाँ, भूमति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। देखिए भूमति, अब ज्योमेट्री की बात की, जब ये अदर भाषा सेकेंड लैंग्वेज हिंदी के बाद जो है संस्कृत थी, तो संस्कृत की कक्षा में इन्हें अधिक परेशानी होती थी। इन्हें ज्योमेट्री से अधिक परेशानी संस्कृत भाषा में होने लगी। ज्योमेट्री में रटने की कोई बात थी ही नहीं, जबकि मेरी दृष्टि से संस्कृत में तो सब रटना ही होता था। साफ कहते हैं ज्योमेट्री जो है रटने के लिए नहीं था, समझ करके उसे बनाया जा सकता था, परंतु संस्कृत में हर एक चीज़ रटना ही था। सच भी है कि मैंने भी संस्कृत पढ़ा है जो 8वीं तक, तो वहाँ पर संस्कृत मुझे हर चीज़ रटना ही पड़ता था, समझ मुझे भी नहीं आती थी। तो संस्कृत में शायद सब कुछ रटना ही होता है, ठीक है, और रट करके ही भाषा पे, उसकी भाषा पर कमांड किया जा सकता है, रट करके ही उसके व्याकरण पे कमांड कर करके फिर वो सरल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सरल नहीं है, सरल वो भी है, लेकिन पहले उसकी व्याकरण को जो है पूरी तरीके से समझना होता है। जब हम व्याकरण को पूरी तरीके से समझ जाते हैं, रट जाते हैं, याद कर लेते हैं उसके पाठों को, तब संस्कृत भी आसान हो जाता है। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू हुआ था। छठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत के शिक्षक बहुत कड़े मिजाज के थे, विद्यार्थियों को अधिक सिखाने का लोभ रखते थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की, देखिए दो चीज़ें यहाँ होती हैं। चौथी कक्षा में 2 विषय जोड़ दिए गए थे, संस्कृत की पढ़ाई भी जोड़ दिया गया, ज्योमेट्री भी जोड़ दिया गया। तो संस्कृत इनके लिए हमेशा परेशानी का सबब रहा है। और ये भी कहते हैं कि उस समय संस्कृत कक्षा और फारसी कक्षा के छात्रों के बीच में एक होड़ लगी रहती थी, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा रहता था। और जो शिक्षक जो थे, वो शिक्षक थोड़े, जो संस्कृत पढ़ाते थे, वो थोड़े कड़े मिजाज के थे, और वो चाहते थे कि अपनी बच्चों को संस्कृत का में अधिक से अधिक ज्ञान दे। इसका लालच उन्हें रहता था कि अपने बच्चों को संस्कृत के बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छी नॉलेज मैं उन्हें दे सकूं। फारसी सिखाने वाले मौलवी नरम मिजाज के थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी तो बहुत आसान है और फारसी शिक्षक बहुत भले। देखिए ये भी चीज़ अक्सर ऐसा होता है विद्यालय में कि जो शिक्षक प्यार से और प्रेम से समझाता है, सरल है, ज़्यादा डांटता नहीं है, वो शिक्षक प्रिय बन जाते हैं। तो फारसी के शिक्षक जो मौलवी थे, वो मौलवी साहब बहुत ही नरम मिजाज के थे, वो गुस्साते नहीं थे, बच्चों पे चढ़ते नहीं थे, और फारसी आसान भी था। तो ऐसा कुछ बच्चे जो हैं आपस में बात करते थे, तो ये सुने थे ऐसी बातें। विद्यार्थी जितना काम करते हैं उतने से वे संतोष कर लेते थे। फारसी की शिक्षा के बारे में भी तो जो भी काम देते थे, और उनमें से जो भी काम करके फारसी की में जो भी काम करके बच्चे लेकर आते थे फारसी के विषय में, वो उनमें संतोष हो रखते थे कि चलो कुछ तो किए हो, ये सोच करके वो कुछ कहा नहीं करते थे, बच्चों को डांटा नहीं करते थे। मैं भी आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी वर्ग में जाकर बैठा। अब चूंकि जब ये सुने तो इन्हें लगा कि फारसी आसान है और शिक्षक भी नरम मिजाज का है, तो उन्होंने फारसी की कक्षा में जाकर एक दिन के लिए बैठा। ठीक है, संस्कृत शिक्षक को दुख हुआ इस विषय में, जो संस्कृत के शिक्षक थे कि तो मेरी क्लास छोड़ करके फारसी की क्लास में चले गए, तो इस बात का संस्कृत शिक्षक को दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा,
या तू समझ कि तू किनका लड़का है। देखिए अब यहाँ फिर से एक धर्म की बातें आ गई। उन्हें वो शिक्षक जो संस्कृत पढ़ाते थे वो समझाएं कि या तू समझ तू किनका लड़का है, क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा। यानी हिंदू धर्म की जो भाषा है वो संस्कृत है, और शिक्षक साफ रूप से कहते हैं क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा। समझ लीजिए। तो ये जो धर्म जो चीज़ सामने आ जाती है ये होना नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि शिक्षा में धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। बच्चों की जिस विषय में रुचि हो उसे उसी विषय को पढ़नी चाहिए। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जो मुस्लिम होते हुए भी 10th में हिंदी के जगह पर संस्कृत लिए, क्योंकि उन्हें संस्कृत आसान लगती थी। तो ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदू धर्म के हैं तो हम फारसी नहीं पढ़ सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं, उर्दू भी पढ़ सकते हैं, ये भाषा ही है। और विषय का ज्ञान कभी खराब नहीं होता है, विषय का ज्ञान हमेशा लाभकारी ही होता है। क्या तू अपने धर्म की तुझे जो कठिनाई हो सो मुझे बता। मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। तुझे यूं हारना नहीं चाहिए। तू फिर से मेरे वर्ग में बैठ, मैं शर्माया। देखिए यहाँ पे शिक्षक जो है थोड़ा मोटिवेट भी करते हैं कि अगर तुम्हें संस्कृत में कहीं दिक्कत होती है तो मुझसे पूछ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को अधिक से अधिक संस्कृत की शिक्षा दे सकूँ। और तू फिर से मेरे क्लास में बैठ, मेरे वर्ग में बैठ, और तुम्हें जहाँ दिक्कत होती है तुम मुझसे पूछ, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। ये सुन करके महात्मा गांधी थोड़े शर्मसार हुए, सर झुका करके उनकी बातें सुन रहे थे, तो थोड़े उन्हें शर्म भी आया। शिक्षक के प्रेम की अवमानना ना कर सका। अब शिक्षक जिसने प्रेम से कहे उनसे, वो उस बात को अवज्ञा वो इस रूप से उन्हें सुना कि उन्हें अपने शिक्षक की बातों को अवमानना करना नहीं पड़ा। वो उसके जो हैं शिक्षक की बातों को मान करके उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही चलने का निर्णय लिया। अवज्ञा, महात्मा गांधी उन संस्कृत के शिक्षक की बातों की अवज्ञा नहीं कर पाए। अगर वो अवज्ञा करते तो होता क्या कि वो दोबारा फिर संस्कृत की कक्षा में नहीं बैठते, वो फारसी की कक्षा में ही बैठते। लेकिन उन्होंने अवज्ञा नहीं किया, अवमानना नहीं किया। उनकी बातों को मानकर उनकी कक्षा में दोबारा ये बैठने के लिए गए। आज मेरी आत्मा कृष्णा शंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैं उस समय सीखा उतनी भी ना सीखा होता। देखिए अब जो वर्तमान समय में महात्मा गांधी कहते हैं, जो संस्कृत के शिक्षक थे उनका नाम था, यहाँ पे उन्होंने नाम भी जोड़ा है कृष्ण शंकर मास्टर, ये शब्द उन्होंने जोड़ा है। तो कृष्ण शंकर जी महात्मा गांधी के संस्कृत के शिक्षक थे। वो इस किताब को लिखने के दौरान जो है उनको सतत नमन करते हैं कि ये वही हैं जिनके कारण मैं संस्कृत की कुछ जानकारी मेरे पास रही, वरना मैं वो भी नहीं सीख पाता। तो आज संस्कृत शास्त्रों में जितना रस ले सकता हूँ उतना ना ले पाता। लेकिन अब जो संस्कृत की किताबें उसमें मिलते थे, जो शास्त्र थे, तो संस्कृत के किताबों को पढ़ करके जो उन्होंने कहा था कि बहुत रस मिलता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे रस तो नहीं मिला, क्योंकि जितनी सीखा था उतना ही रस मैं ले पाता था, उतना ही मज़ा संस्कृत का ले पाया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाया था। मुझे तो इस बात का पश्चाताप होता है कि मैं अधिक संस्कृत ना सीख सका, क्योंकि बाद में मैं समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अभ्यास किए बिना रहना ही नहीं चाहिए। देखिए अब यहाँ पर इन्होंने साफ रूप से कहते क्या है कि इन्हें अफसोस भी है कि ये अच्छी संस्कृत सीख नहीं पाए, और ये इस बात को भी जोर दे रहे हैं किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत की अच्छी शिक्षा ग्रहण करना ही चाहिए, और उसके बिना संस्कृत की शिक्षा लिए बिना उसे नहीं रहना चाहिए। इस बात पर इन्होंने जोर दिया है। तो जिसमें ये किताब लिख रहे थे तो उस समय इन्हें अफसोस होता है कि मुझे इसकी अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए थी, जबकि मेरे शिक्षक सक्षम थे मुझे अच्छी शिक्षा देने में, लेकिन मैं ही अच्छी शिक्षा नहीं ले पाया था। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। वर्तमान की बात करते जब ये किताब लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि मातृभाषा
तो ठीक है, लेकिन मातृभाषा के साथ साथ बच्चों को हिंदी की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, संस्कृत की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, फारसी की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, अरबी की शिक्षा भी दी जानी चाहिए और इंग्लिश की शिक्षा भी। ये पांचों भाषा वाले शब्द थे, भाषा वाले विषय थे। इन पांचों भाषा के, ठीक है, शिक्षा बच्चों को अवश्य मिलनी चाहिए। इसकी वकालत महात्मा गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र में किया था। भाषा की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए कि ये सोच करके 5 भाषा पढ़ना पड़ेगा, ये सोच करके नहीं डरना चाहिए। मेरा मानना है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भारत में जितने भी क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है उसमें से कम 2 से 3 भाषा तो उन्हें बोलना आना ही चाहिए। भारत में बोली जाने वाली जितनी भाषाएं उसमें से कम 2 से 3 भाषा तो बोलनी, हिंदी इंग्लिश तो ही है, इसके साथ साथ कोई और एक क्षेत्रीय भाषा, वो संस्कृत भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, बंगाली भी हो सकती है, गुजराती भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, तमिल तेलुगु भी हो सकती है। ठीक है, तो इन ऐसी भाषाओं का कम से कम 3 भाषाएं तो हर किसी को आना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। अफसोस मुझे भी 2 ही भाषा आती है, मैं तीसरी भाषा नहीं सीख सका, लेकिन इच्छाएं रहती हैं मेरी कि मैं कम से कम एक और भाषा सीख सकूं, पर देखते हैं मैं कब सीख पाता हूं। चलिए मैं आगे चलता हूं। कहते हैं महात्मा गांधी, भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम में सीखने सोचने का बोझ हम पर ना हो तो ऊपर की भाषाएं सीखना ना सिर्फ बोझ रूप ना होगा बल्कि उसमें बहुत, देखिए साफ साफ कहते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा में बदलाव हुए, 4ठी कक्षा में आने के बाद शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया, हमारे ऊपर अंग्रेजी भाषा में अन्य विषयों को सीखने के लिए दबाव बना दिया गया, एक बोझ डाल दिया गया। इस प्रकार की बोझ विद्यालयों में नहीं होती तो भाषा जो है, जो अन्य भाषाएं हैं भारत की, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो या फिर अरबी हो, फारसी हो या संस्कृत हो, इन्हें सीखने में ज़्यादा कष्ट दिक्कतें नहीं आती। ठीक है, वो भाषा को सीखना बोझपूर्ण नहीं लगता किसी भी बच्चों को, वो आसानी से सीख सकते थे अगर शिक्षा का, अन्य विषयों के शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होती। अंग्रेजी हमारे ऊपर सभी भाषाओं, सभी विषयों को पढ़ने के लिए, अंग्रेजी में ही पढ़ने के लिए अगर हम पे बोझ ना डाला गया होता तो हम बेहतर रूप से अन्य भाषाओं को भी आसानी से ग्रहण कर पाते, सीख पाते, समझ पाते। और ये सही बात है। आज भी देखिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत में ये क्लियरली कहा गया है कि शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा ही होनी चाहिए, जिसमें बच्चा ज़्यादा कुशल है उसी भाषा में उसे शिक्षा देना चाहिए। लेकिन वर्तमान का समय क्या है? अंग्रेजी का समय है। विश्व के कई देशों में अंग्रेजी बोली जाती है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज बना हुआ है। तो ये आज के पीढ़ी, आज के माता पिता जो है अंग्रेजी को अधिक तवज्जो देते हैं। पर मेरा मानना है कि अंग्रेजी ज़रूरत है, आज के बच्चों के लिए अंग्रेजी ज़रूरत है, पर अंग्रेजी को बोझ बना दिया जाए कि तुम्हें हर हाल में सीखनी है, हर विषय को पढ़नी, ये ज़रूरी नहीं है। अंग्रेजी सिखाने के लिए एक विषय ही काफ़ी है। उस विषय को ही उस विषय में ही, उस वर्ग में ही, उस क्लास में, अंग्रेजी की क्लास में ही बच्चों को इतनी अच्छी अंग्रेजी सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि बच्चा एक ही पीरियड में अंग्रेजी पढ़ करके अंग्रेजी के साथ अपने आप को, अपना समन्वय बिठाने में कामयाब हो सके। ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है आज के परिवेश में, मैं क्या देखता हूँ, बड़े बड़े शहरों में तो फिर भी जो है माता पिता चूँकि शिक्षित होते हैं तो बच्चों को घर में वो वातावरण दे देते हैं जिससे बच्चा जो है अंग्रेजी आसानी से सीखना शुरू कर लेता है। पर हम छोटे शहरों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जहाँ माता पिता ही अंग्रेजी से ज़्यादा से कुशल रूप से, माता पिता को भी अंग्रेजी नहीं आती है, वहाँ पे वो परिवेश जो है, वो इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है जिससे कि बच्चे एक अच्छी अंग्रेजी सीख सके। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट ये निकलता है, ना बच्चा अच्छी तरीके से हिंदी मातृभाषा को सीख पाता है, हिंदी सीख पाता है, ना ही अंग्रेजी सीख पाता है। दोनों विषय, भाषा के सब विषय जो हैं डामाडोल रहते हैं और बच्चे जो हैं अपने घर में बोली जाने वाली भाषा में अधिक कुशल हो जाते हैं, जो उनके लिए खासकर काफ़ी दिक्कत भरा होता है। चलिए, इसके लिए दूसरी का ज्ञान सुलभ हो जाता है। असल में तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत एक भाषा मानी जा सकती है।
लोग कहते भी अगर माना जाए, कहा जाए तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत ये सब एक ही भाषा के रूप में ही माना जाता है। इसी तरह फारसी और अरबी एक तरह एक ही मानी जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से इनका संबंध रहा है। ठीक है, अब जैसा सभी आप जानते हैं कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की माँ, जननी मानी जाती है। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, ये क्लियरली डिफाइन है और ये सत्य भी है। अरबी का हिब्रू से मेल है, फिर भी दोनों का विकास इस्लाम के प्रकट होने के बाद हुआ है। देखिए, अरबी भाषा का जो निकटतम संबंध है वो हिब्रू से है, लेकिन दोनों भाषा का जो विकास हुआ है, जब इस्लाम धर्म जो है का विकास हुआ, तब जाकर अरबी भाषा और हिब्रू भाषा जो हैं ये दुनिया के सामने अधिक प्रचलित होने लगे हैं। उसके पहले, इस्लाम की उत्पत्ति के पहले ऐसा देखने को नहीं मिला था। उर्दू को मैंने अलग भाषा नहीं माना, क्योंकि उसके व्याकरण का समावेश हिंदी में हो जाता है। देखिए, उर्दू को इन्होंने अलग भाषा नहीं माना है, क्योंकि उर्दू की जो व्याकरण है वो कहीं ना कहीं हिंदी से उसका संबंध, बहुत बड़ा संबंध रह जाता है। इसलिए महात्मा गांधी ने उर्दू को अलग भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। उसके शब्द फारसी और अरबी से ही हैं। मतलब उर्दू में कभी क्या है, कुछ शब्द जो है हिंदी से है, हिंदी से मिलती जुलती है, तो बहुत सारे शब्द जो हैं अरबी और फारसी से लिए गए हैं। तो उर्दू को ये अलग भाषा का जो है कह लीजिए कि अलग भाषा के रूप में महात्मा गांधी ने स्वीकार नहीं किया है। जैसे उच्च प्रकार की गुजराती, हिंदी, बंगला, मराठी जानने वालों के लिए संस्कृत देखिए, जिसे अच्छी गुजराती भाषा जाननी हो, जो अच्छी हिंदी बोलना चाहता है, या अच्छी बंगला पर अच्छी पकड़ जिसको चाहिए, मराठी पर जिसे अच्छी पकड़ चाहिए, तो वैसे लोगों को संस्कृत का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान, अच्छी संस्कृत की ज्ञान है, वो इन भाषाओं में अधिक कुशल हो सकता है। देखिए, हाई स्कूल के संबंध में महात्मा गांधी ने अपनी इस यात्रा में इस भाग में कुछ दुखद प्रसंग को भी, उनके जीवन में कुछ घटा है जो दुखद रूप प्रकृति का रहा है, उसे कुछ दुखद प्रसंग के रूप में उन्होंने व्याख्या किया है। जिसमें पहला दुखद प्रसंग सुनिए, क्या उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन वो कर रहे हैं। मैं कह चुका हूँ कि हाई स्कूल में मेरे थोड़े ही विश्वास पात्र मित्र थे। देखिए, ज़्यादा संबंध इन्होंने, ज़्यादा दोस्त इन्होंने बनाए नहीं थे, कुछ अच्छे दोस्त इनके थे हाई स्कूल में। कहा जा सकता है कि ऐसे मित्रता रखने वाले दो मित्र अलग अलग समय में रहे। एक का संबंध लंबे समय तक नहीं टिका, यद्यपि मैंने मित्र को छोड़ा नहीं था। ये कहते हैं कि दो मित्र रहे हैं, जैसे एक का संबंध, एक दोस्त के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लंबा समय तक मैं उनके साथ नहीं बिताया, लेकिन मैं उसके साथ दोस्ती नहीं तोड़ा था, मैंने उसे नहीं छोड़ा था। मैंने दूसरी सोहबत की, इसलिए पहले ने मुझे छोड़ दिया। मैंने दूसरी सोहबत मेरे जीवन का एक दुखद प्रकरण है। जब मैंने दूसरी सोहबत की, दूसरे से प्रेम किया, तो पहले ने मुझे छोड़ दिया, और दूसरा जो सोहबत है, प्रेम जो मेरा है, वो मेरे लिए एक दुखद प्रकरण के रूप में है। यह सोहबत बहुत वर्षों तक रही। यह सोहबत को निभाने में मेरी दृष्टि सुधारक की थी। इन भाई की पहले मित्रता मेरे मंझले भाई से साथ थी। तो कहते हैं जो दूसरा दोस्त बना था, पहले वो मेरे मंझले वाले भाई के साथ इनकी मित्रता थी, बाद में उनकी मित्रता मेरे साथ हुई है। वो मेरे भाई के कक्षा में ही थे। ठीक है, मैं देख सका था कि उनमें कई दोस्त, मंझले भाई के साथ कई दोस्त हैं, पर मैंने उन्हें वफादार मान लिया था। मेरे पिताजी, मेरे जेठ भाई और मेरे धर्मपत्नी, तीनों को यह सोहबत कड़वी लगती थी। अब उस दोस्त, जो मंझले भाई का दोस्त था, उससे जब दोस्ती हुई तो मेरे पिताजी को भी अच्छा नहीं लगता था, मेरे बड़े भाई जो थे उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था कि तुमने उससे दोस्ती, यहाँ तक कि मेरी पत्नी कस्तूरबा को भी पसंद नहीं थी उसकी सोहबत, उसका दोस्ती जो है पसंद नहीं थी। पत्नी की चेतावनी को तो मैं अभिमानी पति क्यों मानने लगा। देखिए, पत्नी जब इस बात को कहती तो मैं थोड़ा अभिमानी हो जाता, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा, मैं पति हूँ, मैं तुम्हारी बात, तो इस प्रकार से मैं टाल जाता। ठीक है, माता की आज्ञा का उल्लंघन मैं करता ही ना था। बड़े भाई की बात मैं हमेशा सुनता था, पर उन्हें मैंने यह कहकर शांत किया, उसके जो दोष आप बताते हैं उन्हें मैं जानता हूँ, उसके गुण तो आप जानते ही नहीं। वह मुझे गलत रास्ते नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसके साथ मेरे संबंध
उसे सुधारने के लिए ही है। तो कि बड़े भाई को उन्होंने कहा कि ठीक है, उसमें बहुत सारे दोष हैं, मैं उन दोषों को जानता हूँ, पर उसमें कुछ गुण है जो गुण आपको नहीं पता है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसके में जो अवगुण है वो मुझ में नहीं आएगा। और मैं जो उसके साथ सोहबत किया हूँ, जो मेरी दोस्ती उसके साथ है, उसका सिर्फ एक वजह है कि मैं उसे सही रास्ते पर ला सकूं। इसी वजह से मैंने उसके साथ दोस्ती की है। मुझे यह विश्वास है कि अगर वह सुधर जाए तो बहुत अच्छा आदमी निकलेगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे विषय में निर्भय रहें। मैं नहीं मानता कि मेरी इस बात से उन्हें संतोष हुआ, पर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मेरे रास्ते जाने दिया। मैं जानता हूं कि मैंने जो जो भी कुछ कहा उस बच्चे उस दोस्त के बारे में कि मैं उसे सही रास्ते पे लाना चाहता हूं, इस बात से वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, मुझ पर विश्वास किया कि इसमें किसी गलत सोहबत का असर नहीं पड़ेगा मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर। बाद में मैं देख सका कि मेरा अनुमान ठीक नहीं था। ये जो उम्मीद कर रखे थे कि मैं उसे सही रास्ते पर ले आऊँगा, ये अनुमान गलत हो गया। सुधार करने के लिए भी मनुष्य को गहरे पानी में नहीं बैठना चाहिए। कहते हैं ना, किसी अगर सुधार करना है तो गहरे, जैसे आपको तैरना नहीं आता, बहुत अच्छे तैराक नहीं है, और आप गहरे पानी में चले जाएंगे तो आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसे कम तैरना होता है वो जल के ऊपरी सतह पर ही तैरा करते हैं, लहरों के साथ ही तैरा करते हैं। लहरों के विरुद्ध और गहरे पानी में जाकर नहीं तैरते, वो हमेशा खतरनाक होता है। जिसे सुधारना है उसके साथ मित्रता नहीं हो सकती। ये कहते हैं जिस व्यक्ति को जिसे सुधारना हो ना, उससे दोस्ती आपकी नहीं हो सकती। मित्रता में अद्वैत भाव होता है। संसार में ऐसी मित्रता क्वचित ही पाई जाती। मित्रता समान गुण वालों के बीच शोभती और निभती है। ये भी कहते हैं कि जो दोस्ती होती है, एक समान गुण जब होता है ना, तो दोस्ती अच्छी टिकती है। दोस्ती जो संबंध है, इसकी मजबूती तब सामने दिखती है जब एक समान गुण वाले व्यक्तियों के बीच में होती है। अगर मैं मान लो कि मैं बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति हूँ और मुझे किसी बदमाश पहलवान जैसे लड़के के साथ दोस्ती हो जाए, तो शायद मेरी दोस्ती उसके साथ नहीं टिकेगी। मैं लंबे समय तक उसकी दोस्ती नहीं निभा पाऊंगा, क्योंकि हम दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं होगा, हमारे दोनों के विचार एक जैसे नहीं होंगे। मित्र एक दूसरे को प्रभावित किए बिना रह नहीं सकते। सच्चाई यही है। आप दोस्ती करते हैं तो एक मित्र का असर आप पे ही पड़ता है, दूसरे मित्र का असर आप पे पड़ता है। अतएव मित्रता में सुधार के लिए बहुत अवकाश रहता है। तो ये कह रहे हैं कि मित्र दोस्ती होने के बाद अगर दोस्त के सुधार की बात करें तो इसमें बहुत कम गुंजाइश होती है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की ऐब को जानकर उसे सही रास्ते पर ला सके। मेरी राय है कि घनिष्ठ मित्रता अनिष्ट है। मैंने बहुत मजबूती वाला जो होता है ना, कि बहुत घनिष्ठ मित्र है, जिसको हम लोग कहते हैं इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये बेस्ट फ्रेंड जो उसमें घनिष्ठता, जिस दोस्त के साथ आपकी बहुत घनिष्ठता है, वो बहुत ही अनिष्ट होता है। ये एकदम सही है बच्चों। ये चीज़ मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ। मैंने भी अपने बेस्ट फ्रेंड से ही धोखा खाया है अपने जीवन में, और बुरी तरीके से खाया है। तो घनिष्ठता भरी जो दोस्ती होती है वो हमेशा ही अनष्टकारी होती है। दोस्ती जैसे संबंध में कुछ ना कुछ गैप होना ज़रूरी है, एक अंतर होना ज़रूरी है, और उस अंतर में बहुत ज़्यादा, दोस्ती में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य दोस्तों को, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए ये चीज़ें कही जा रही है कि हम मनुष्यों की एक प्रवृत्ति है कि हम अच्छी चीज़ों को जल्दी से ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, हम बुरी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेते हैं। देखिए जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म का एक सिंपल अर्थ आजकल जो है कि फिल्म एंड होने लगती है तो सुखद अंत होती है, तो उसमें ये दिखाया जाता है अंततः फिल्म में एक ही चीज़ निकल के आती है, बुराई पर अच्छाई की विजय। ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई, पर उस फिल्म का नायक सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, वो हमें प्रभावित कर जाती है। और आज के समय में आज की युवाओं पर इसका बहुत बड़ा असर है। जबकि वहाँ पर लिखा जाता है
दृश्य के दौरान टीवी पे, चलचित्र पे या सिनेमा हॉल में भी लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी उस लिखे हुए पर नज़र नहीं जाता और हम उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में उस फिल्म का नायक सिगरेट पीता है, हम उसे कॉपी करना शुरू करते हैं। तो मनुष्य की ये साइकोलॉजी है कि हम अच्छी चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं, जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और गंदी चीज़, जो बुरी चीज़ है, ऐब है, जो दोष हैं, उसे जल्दी सीख लेते हैं। आप देखिए, छोटा सा बच्चा है 3 साल का, उसके सामने कोई गाली देता हुआ चला जाए या गाली दे तो तुरंत वो कैच कर लेता है, पर दूसरा चीज़ वो बोल दे वो उसे कैच नहीं कर पाता, वो उसे सीख नहीं पाए। एक बार में उसे वो शब्द याद हो जाते हैं और फिर दिन में 24 घंटे जो है वो मंत्र के समान जो उसे रटना शुरू कर देता है। 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा और 3 साल का बच्चा। क्यों? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हर एक गाली जो है ना बड़ा सरल शब्द से निकलता है, ठीक है। तो हम दोषों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं गुणों के अपेक्षाकृत। गुण ग्रहण करने के लिए प्रयास की आवश्यकता है। जो आत्मा की, ईश्वर की मित्रता चाहता है, उसे एकाकी रहना चाहिए। मतलब साफ कहते हैं भाई, जो अगर अच्छी चीज़ें सीखना है तो भाई उसमें आपको जो है प्रयास करना होता है। बुरी चीज़ उसको सीखने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी चीज़ में हम महात्मा जी कहते हैं, जो आत्मा की, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहता है, ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है, उससे एकांत रहना चाहिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर आने वाले समय में आप किसी भी वर्ग में है, 8 में है, 9 में है, 10 में, 11 है, 12 है, कहीं पर भी है, इसके आगे की पढ़ाई करने के लिए जब आप बाहर जाते हो तो इसका ख्याल रखें कि अपने जीवन में कम से कम दोस्त बनाएं और अपने जीवन में एकाकी होने का, एकांत मतलब अकेले रहने का, मतलब अधिक से अधिक समय अपने आप को अकेले रखें, एकांत रखें, अपने किताबों से दोस्ती करें, तो शायद आपकी सफलता आपको अधिक समय तक ले जाएगी, दूर तक ले जाएगी और आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। आप एपीजे अब्दुल कलाम की जब बायोग्राफी आप सुनेंगे, जब मैं वो भी सुनाऊंगा, अगले उनकी ही बारी है, तो वहाँ पर आप पाएंगे इन्होंने बहुत सारे दोस्त नहीं बनाए थे अपने बाल्यावस्था में, स्कूल अवस्था में, कॉलेजेस में। ऐसे कई ऐसे लीडर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, फिलोसोफर्स हैं, जिनके जीवन में जो सफलता मिली है, उस सफलता में उन्हें जो है बहुत दोस्तों का ज़रूरत नहीं पड़ी। जो बहुत सारे जो वैज्ञानिक इन्वेंटर्स हैं, उन्होंने जो कई सारे चीज़ें खोली हैं, तो खोजी हैं, दुनिया के सामने लाई हैं या बनाई हैं, तो उस दोस्ती की वजह से नहीं। अगर वो एकांत में रखकर उस पर काम नहीं करते तो शायद उन्हें वो सफलता प्राप्त ही नहीं हो पाता। तो ज़रूरी है कि जीवन को सफल करना है तो हमें अपने आप को थोड़ा एकांत में रखना होगा। हर एक संबंध में एक गैप की ज़रूरत होती है, हर एक संबंध में एक अंतराल होना चाहिए, गैप होना चाहिए, जिस बीच में आप अपने कर्म पर ध्यान रख पाते हैं, ध्यान रखते हैं। तो ज़रूरी है, अधिक से अधिक दोस्त की ज़रूरत नहीं है। दोस्त गिने चुने हो, समान गुण वाले हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हैं, आपके लिए लाभकारी हैं। अपने से अलग दोस्त के साथ दोस्ती ना करें। अगर आप जो हैं एक समान गुण वालों के साथ आपने अगर दोस्ती नहीं किया है तो वो आपको धरातल में ले जाएगी। और ऐसे कई, एज अ शिक्षक ऐसे कई उदाहरण मेरे पास हैं। मैं वैसे बच्चों का नाम नहीं लेना चाहता जिसे मैंने देखा है, पढ़ाया है पिछले 18 सालों में, ठीक है, और जिन्होंने अपने से अलग के साथ दोस्ती करने का निर्णय लिया, उसका जीवन जो है कभी सफलता की तरफ नहीं गई। मैं नाम नहीं लूँगा, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि एक छात्र को मैंने पढ़ाया, लेकिन उसकी दोस्ती अपने से हमेशा उम्र वालों से थी। उसकी उम्र कहीं 14 या 15 है, तो वो 18 और 20 वालों के साथ दोस्ती कर रखा था, ठीक है, 18 और 20 वालों से दोस्ती उनकी चल रही थी। अब इस क्रम में हो गया कि वो अपनी वर्ग की बातें और जो सीखने लायक चीज़ें थी, अच्छी बातें, वो सीख नहीं पाया और अपने से उम्र, अपने गुण से दूसरे गुण वाले जो थे उनके कई सारे अवगुण को सीख लिया। वो बच्चा वो स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, वो ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया, पढ़ाई की तरफ कभी ध्यान नहीं रहा, पढ़ना बैठता नहीं था। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स मेरे पास है जो मैं खुद देखा हूँ और पाया हूँ।
और यहाँ जो चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने और जो समझाना चाह रहा हूँ, मुझे आज वाकई इस बात पे गर्व होता है कि मैंने ये किताब पहले क्यों नहीं पढ़ी। दुख होता है, शायद अगर मैं पहले पढ़ा होता तो इनकी उदाहरण देते हुए मैं उन बच्चों को थोड़ा और समझाने का प्रयास कर पाता, जिसके लिए मुझे खेद है कि मैं ये किताब भी मेरे पास पिछले 5 सालों से रखी हुई है। कभी कदार थोड़े थोड़े बीच बीच के पन्ने एक और पाठ पढ़कर अपने आप को एंटरटेन करता था, लेकिन अफसोस आज दुख हो रहा है मुझे कि मैं पहले क्यों नहीं ये पूरा पाठ पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो शायद उन बच्चों के लिए भी कुछ मैं अच्छा कर पाता। मुझे भी इस बात का बहुत खेद है कि मैं अपने सामने उन बच्चों को बिगड़ने भी दिया हूँ, गलत रास्ते पे जाने भी दिया हूँ। चलिए आगे चलता हूँ, ये पाठ को आगे जो इनका जो ये संबंध है ना, दुखद प्रसंग, वो पूरी कर ली जाए। कहते हैं अथवा समूचे संसार के साथ मित्रता रखनी चाहिए। ऊपर का विचार योग्य हो अथवा अयोग्य, घनिष्ठ मित्रता बढ़ाने का मेरा प्रयोग निष्फल रहा। दोस्ती हर किसी के साथ हो, आप बातचीत हर किसी से करो, ठीक है। जब कोई आए आपसे बात करने तो बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर घनिष्ठता नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, नज़दीकियां बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिन दिनों मैं इन मित्र के संपर्क में आया उन दिनों राजकोट के सुधार पंथ का जोर था। तो राजकोट की बात जिनमें इस दोस्ती हुई तो उसमें सुधार पंथों का जो है राजकोट में एक बोलबाला था। मुझे मित्र ने बताया कि कई हिंदू शिक्षक छिपे छिपे मांसाहार और मद्यपान करते हैं। तो जो मित्र थे उन्होंने बताया कि बहुत सारे हिंदू जो के शिक्षक जो है ना, हिंदू शिक्षक जो हैं छिप छिप कर जो है मांस खाते हैं और शराब पीते हैं, दारू पीते हैं। उन्होंने राजकोट के दूसरे प्रसिद्ध गृहस्थों के नाम भी दिए, कुछ उदाहरण भी दिया कि देखो ये कितना नामी परिवार से बिलोंग करता है और ये भी जो है मांस और मदिरा का सेवन करता है। मेरे सामने हाई स्कूल में कुछ विद्यार्थियों के नाम भी आए। मुझे तो आश्चर्य हुआ और दुख भी। बहुत सारे बच्चे जो हाई स्कूल में मेरे साथ पढ़ते थे उसके भी नाम आए हैं कि वही मांसाहार और शराब दारू पीता है, मदिरा का सेवन करता है। इसका मुझे दुख रहा है, मुझे खेद रहा है। कारण पूछने पर यह दलील दी गई, हम मांसाहार नहीं करते इसलिए प्रजा के रूप में हम निर्वीर हैं, ठीक है, प्रजा के रूप में हम जी रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि देखिए कि अंग्रेज जो है मदिरा का पान करता है, मांसाहार खाता है, हम पे शासन कर रहा है, और हम जो हैं मदिरा का पान नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, इसलिए हम पर वो शासन कर रहा, हमें गुलाम बनाए हुए। कुछ ऐसे उत्तर दे करके मुझे शांत कराया जाता था, कहा जाता था। अंग्रेज हम पर इसलिए राज्य करते हैं क्योंकि वे मांसाहार, मैंने अभी जस्ट बोला है, मैं कितना मजबूत हूँ और कितना दौड़ सकता हूँ सो तो तुम जानते ही हो। इसका कारण मांसाहार ही है। मैं कितना ताकतवर हूँ, कितना तेज दौड़ सकता हूँ, अगर इसके पीछे की बात करूँ तो ये सिर्फ मांसाहार की वजह से है। मांसाहारी को फोड़े नहीं होने पर झट अच्छे हो जाते। हमारे शिक्षक मांस खाते हैं, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति खाते हैं, सो क्या बिना समझे खाते हैं? तुम्हें भी खाना। देखिए यहाँ पर दलील दी जा रही है, महात्मा गांधी को प्रेरित किया जा रहा है कि तुम्हें भी खाना चाहिए। हमारे शिक्षक जब खाते हैं, वो इतने प्रसिद्ध शिक्षक हैं, हमें पढ़ाते हैं, तो क्या वो इस बात को नहीं समझते हैं? बिना समझे थोड़ी खाते होंगे। और ये अपना दलील दे रहे हैं कि मेरी मजबूत तंदुरुस्त शरीर का राज ही है मांस, ठीक है। हम पर अंग्रेज शासन कर रहा है क्योंकि वो मांस खाता है, मदिरा का सेवन करता है, हमें गुलाम बना रखा है। हम खाते नहीं हैं तो हम गुलाम बने हुए हैं, कमज़ोर हैं हम। तो तुम्हें भी खाना चाहिए। ये सब उल जुल की बातें तुम्हें मोनियो नहीं समझना चाहिए, तुम्हें भी इसका उपयोग करना चाहिए। ये सब दलीलें किसी एक दिन नहीं दी गई थी, उनके उदाहरण से सजाकर इस तरह की दलीलें कई बार दी गई। मेरे मंझले भाई तो भ्रष्ट हो चुके थे। उन्होंने इन दलीलों की पुष्टि की। अपने भाई की तुलना में मैं तो बहुत दुबला था, उनके शरीर अधिक गठीले थे, उनका शारीरिक बल मुझसे कहीं ज़्यादा था, वे हिम्मतवर थे। इन मित्र के पराक्रम मुझे मुग्ध कर देते थे।
वे मनचाहा दौड़ सकते थे, उसकी गति बहुत अच्छी थी। देखिए अब इस आगे की वार्तालाप में कहते हैं कि इनके भाई जो हैं पहले से उनकी मित्रता उनके साथ थी, तो भाई का शरीर और इनका शरीर में फर्क था। ये दुबले पतले थे तो इनके मंझले भाई थोड़े हट्टे कट्टे और सुडौल शरीर वाले थे, और इनके भाई जो हैं मांसाहार भोजन किया करते थे। और ये महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि उनकी फुर्तीलापन, उनके बदन, उनका शरीर, उनका पैनापन देखकर मैं भी आकर्षित होने लगा था और मुझे भी अच्छा लगता था। अपने भाई के बारे में कहते हैं वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर थे, उन्हें हम मुझसे ज़्यादा बल था, मार सहन करने की शक्ति भी उनमें खूब थी। मतलब किसी ने पीट दिया तो भी वो पीट जाते थे, तो भी उन्हें दर्द नहीं होता था। अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी वो मेरे सामने समय समय पर जो है, अपनी ताकत का प्रदर्शन जो है समय समय पर वो मेरे सामने भी किया करते थे। जो शक्ति अपने में नहीं होती उसे दूसरों में देखकर मनुष्य को, देखिए सच्चाई है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जिस चीज़ में जो चीज़ जो है कि कमी अगर हमारे ऊपर होती है और हम दूसरों में वो गुण देखते हैं तो हमें जो है ना उस पर आश्चर्य होता है, वो ऐसे कैसे कर ले रहा है, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी फर्स्ट नहीं आ रहा, वो मुझसे कम पढ़ता है फिर भी वो फर्स्ट आ जा रहा है, वो ऐसे। तो ये हम आश्चर्य करना शुरू करते हैं ऐसे बातें पे, ठीक है। जो गुण हम में नहीं होता है तो हम दूसरे को गुण को देख करके, वो चीज़ों को देखकर आश्चर्य करते हैं। मुझ में दौड़ने कूदने की शक्ति नहीं के बराबर थी। मैं सोचा करता कि मैं भी बलवान बन जाऊं तो कितना, मतलब उसमें मेरी उम्र जो थी उसमें सोचता था काश मुझ में भी उतनी शक्ति हो जाती, मैं भी तेज़ दौड़ता, मैं दौड़ नहीं पाता था ज़्यादा तो कितना मज़ा आता, मैं भी बलवान बन जाता, मैं भी अपने बल का पराक्रम को सब लोगों के सामने दिखाने में कामयाब रहता। ये इनके विचार में ये सारी चीज़ें जो हैं आने लगी थी। इसके अलावा मैं डरपोक था। महात्मा गांधी कहते हैं कि जिसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे थे हाई स्कूल में, ये कहते हैं मैं डरपोक था भाई, चोर भूत सांप आदि के डर से घिरा, मतलब इन्हें चोर से डर लगता था। किसी ने चुपके से सांप सांप सांप, तो ये सांप सुन करके उछल पड़ते थे। तो ये डरपोक रहे हैं। भूत का नाम सुनकर रूम अंधेला है और कहीं से कोई बोल दे भूत, तो ये महात्मा गांधी उस उम्र में डर जाया करते थे। मुझे हैरान भी मुझे हैरान भी करते थे। रात कहीं अकेले जाने की, मतलब रात में अगर इन्हें कह दिया जाए अपने रूम से बाथरूम में चले जाओ तो ये बाथरूम तक भी जाने के में सक्षम नहीं थे, इन्हें डर लगता था, इस वजह से वो जा भी नहीं पाते थे। दिए के बिना सोना अब रात को अगर सोने के समय पूरी लाइट बता दीजिए तो महात्मा गांधी जो है कंप्लीट रूप से अंधेरे में सो नहीं पाते थे। उन्हें कम से कम एक दिया की रोशनी जरूरी थी, एक दिया जलते रहना चाहिए जिसके वजह से वो रात में सो भी पाते थे, वरना डर इन्हें सोने भी नहीं देता। तो एक साफ लिखते हैं कि वो उसमें डरपोक भी रहे हैं, कहीं इधर से भूत ना आ जाए, कहीं उधर से चोर ना आ जाए और तीसरी जगह से सांप ना निकल। तो ये इस प्रकार का डर था जिसकी वजह से ये दिए की रोशनी में ही सोना पसंद करते थे कि वो डर इन्हें ना सताए। पास में सोई हुई, देखिए इसलिए बत्ती की ज़रूरत तो रहती ही थी। पास में सोई हुई और अब कुछ सयानी बनी हुई पत्नी से भी अपने से डर की बात, मैं अब दूसरी चीज़ है बगल में मेरी पत्नी सोई हुई है, तो अपनी इस डर के बारे में मैं अपनी पत्नी से कैसे कहूँ, मेरा पतित्व का फिर मेरा सम्मान और मेरी गरिमा कहाँ चली जाएगी। तो ये चाह कर के भी अपने डर की बात जो है अपनी पत्नी के साथ, कस्तूरबा के साथ नहीं कर पाते थे। हाँ, मज़ा आ रहा है, वाकई मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है चीज़ों को जानकर। मैं भी बहुत कुछ समझ रहा हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सांप आदि से डरना तो वह जानती ही ना थी। कस्तूरबा के बारे में कहती वो बहुत हिम्मत वाली महिला थी, सांप चोर भूत से तो वो डरने वाली महिला नहीं थी। अंधेरे में वह अकेली चली जाती थी। मेरे ये मित्र मेरी इन कमजोरियों को जानते थे, मुझसे कहा करते कि वे तो जिंदा सांप को भी हाथ से पकड़ लेते हैं, चोर से कभी नहीं डरते, भूत को तो मानते ही नहीं। मतलब अपने दोस्तों के बारे में कहते भाई वो जिंदा सांप को भी हाथों से पकड़ लेते थे, चोर वोर को तो वैसे ही मार के भगाने वाले में कामयाब थे, और भूतों को तो मानते ही नहीं कि दुनिया में कोई भूत नाम की चीज़ भी होती है। इस चीज़ों पर वो यकीन भी नहीं करते थे, मानते ही नहीं थे। उन्होंने मुझे जचाया कि यह प्रताप, और उन्होंने ये दर्शाया कि भाई मुझ में चोरों से डर नहीं, सांप को जिंदा पकड़ लेता हूँ
और भूतों को मैं मानता नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मांसाहार के बल पर ही मुझे हासिल हुआ है। उन्हीं दिनों नर्मद ने गुजरात की नवीन धारा के प्रसिद्ध कवि नर्मद जो हैं एक गुजरात के नवीन विचारों वाले कवि थे, जो अपने विचारों के माध्यम से, नई विचारों के माध्यम से नए कविताओं का सृजन कर रहे थे, लिख रहे थे। उनके कुछ पंक्तियां जो है महात्मा गांधी लिखे हैं। अंग्रेजों राज करे, देसी रहे दबाई जाने बिना शरीर भाई, पेलो 5 हाथ पूरो 50 ने। देखिए आप सुनिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो नर्मद भाई जो हैं वो अपनी कविता में अंग्रेजों राज्य करे, भाई अंग्रेज भारत पे राज कर रहा है और हम देसी मैंने हम लोग की बात हो रही है, दबाए जा रहे हैं, हमारे क्रश किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। देसी रहे दबाई, हमेशा दबके रहेंगे। जोने बिना शरीर भाई, मतलब जो शरीर अपना नहीं बना पाया वो दबे ही रहेंगे, वो कभी भी अंग्रेजों से लड़ नहीं पाएंगे। पेलो 5 हाथ पूरो, गुजराती में लिखा हुआ ये, पेलो 5 हाथ पूरो 50 ने। ये गुजराती में लिखी गई नर्मद भाई की कुछ पंक्तियां हैं जो महात्मा गांधी अपने आत्मकथा में लिखा है। यहाँ वो समझाना भी चाहते हैं कि इन 4 पंक्तियों का क्या अर्थ था। अंग्रेज राज करते हैं और हिंदुस्तानी दबे रहते हैं, दोनों के शरीर तो देखो, वे पूरे 5 हाथ के हैं, एक 500 के लिए काफ़ी हैं। देखिए भैया साफ कहते हैं कि अंग्रेज जो है हमारे ऊपर राज करते हैं, हम हमेशा हिंदुस्तानी जो है दबे हुए हैं। हम दोनों की तुलना की जा रही है कि उनको देखो 5 हाथ लंबे चौड़े दिखते हैं और वो जो हैं एक जो हैं 100 पे भारी पड़ने वाले हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से वो यही कहना चाह रहे। आगे चलते, इन सब बातों का मेरे मन पे पूरा असर हुआ। मैं पिघला, मैं यह मानने लगा कि मांसाहारी अच्छी चीज़ है। धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा कि वाकई मांसाहारी जो है अच्छी चीज़ है, उसे खाना चाहिए, उससे इंसान बलवान बनता है, साहसी बनता है। समूचा देश मांसाहार करे तो अंग्रेजों को हराए, मतलब इसमें इनकी धारणा बन गई वाकई भारत का सभी व्यक्ति अगर मांसाहार करने लगेगा तो हम मिल करके अंग्रेजों का सामना कर सकते हैं। मांसाहार शुरू करने का दिन निश्चित हुआ। अब निश्चित हो गया भाई, इस आरंभ का अर्थ सब पाठक समझ नहीं सकेंगे। गांधी परिवार, देखिए गांधी जी जो परिवार थी वो वैष्णव परिवार थी, वहाँ पे मांसाहार और प्याज वगैरह भी, लहसुन वगैरह भी नहीं खाया जाता था। पर जो है यहाँ पर अब महात्मा गांधी को अब मांसाहार खिलाने का समय आ चुका था। माता पिता बहुत कट्टर वैष्णव माने जाते थे। हवेली में घर पे वैष्णव मंदिर हमेशा जाते थे। कुछ मंदिर तो परिवार के ही माने जाते थे। फिर गुजरात में जैन संप्रदाय का बड़ा जोर रहा, तो इन सभी से बहुत प्रभावित होकर हमारे यहाँ तो मांसाहार बनता ही नहीं था। इसका प्रभाव हर जगह हर काम में पाया जाता, इसलिए मांसाहार का जैसा विरोध और तिरस्कार गुजरात में और श्रवकों तथा वैष्णवों में पाया। देखिए जिस प्रकार से मांसाहार का गुजरात में या फिर वैष्णव संप्रदाय में जिस प्रकार से मांसाहार का जो है विरोध किया गया है, वैसा विरोध कहीं और देखने को जल्दी नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पे एक तो वैष्णव थे ही, साथ साथ यहाँ जैन का भी प्रसार था, तो मांसाहार दोनों धर्मों में मांसाहार को गलत ठहराया गया है, जीव हत्या जो है गलत ठहराया गया है, तो ये मांसाहार तो करते नहीं थे। इसलिए मांसाहार का जैसा विरोध और तिरस्कार गुजरात में और श्रावकों तथा वैष्णवों में पाया जाता है, वैसा हिंदुस्तान या दुनिया के किसी कोने में नहीं पाया जाता, ऐसा उन्होंने कहा। मैं माता पिता का परम भक्त था। मैं मानता था कि वे मेरे मांसाहार की बात जानेंगे तो बिना मौत के उनकी तत्काल, मतलब ये अपने माता पिता से इतने प्रेम करते थे और ये कहते हैं कि अगर मेरे माता पिता ये जान जाएंगे कि मैं मांसाहार करने लगा हूँ तो वो ये जान करके ही मर जाएंगे कि मैंने अपने घर की संस्कृति को तोड़ दिया। जाने अनजाने में सत्य का सेवक तो था ही, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि उस समय मुझे यह ज्ञान ना था कि मांसाहार करने में माता पिता को धोखा देना होगा। उसमें तो मतलब सत्य का अनुयायी तो था, लेकिन मैं ये कभी समझ नहीं पाया कि मांसाहार करने में अपने माता पिता को धोखा देने वाली बात हो जाएगी। ऐसी हालत में मांसाहार करने का मेरा निश्चय मेरे लिए बहुत गंभीर और भयंकर बात थी।
और इस प्रकार की सोच के साथ इस तरह का हालात में मांसाहार करना बड़ा गंभीर और भयंकर बात मेरे लिए थी। ये मैं ऐसे साधारण शब्दों में नहीं ले सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये सारी बातें भयंकर परिणाम निकाल कर सामने लाकर रख सकती थी, तो वही यहाँ पर उन्होंने लिखा है। लेकिन मुझे तो सुधार करना था, ये पहले भी कह रहे अपने मित्र को सुधारना था, मांसाहार का शौक नहीं था। वह सोच कर कि उनमें स्वाद है, मैं मांसाहार शुरू नहीं कर रहा था। देखिए ये सोच कर के मांसाहार में स्वाद होता है, ये सोच कर नहीं शुरू कर रहे, इन्हें अपने दोस्त को सही रास्ते पर लाना था। ये सोच करके कि चलो इनके साथ रह करके मैं शुरू करता हूँ और धीरे धीरे मैं इनका सुधार करूँगा, सही रास्ते पे इन्हें लेकर आऊँगा। मुझे तो बलवान और साहसी बनना था, दूसरों को वैसा बनने के लिए न्योतना था। और फिर अंग्रेजों, देखिए यहाँ पे ये साफ कहते हैं कि मुझे तो बलवान और साहसी बनना था और दूसरों को भाई बलवान और साहसी बनने के लिए इन्विटेशन देना था कि आप भी खाएं और बलवान और साहसी बने और अंग्रेजों का सामना करें। स्वराज शब्द उस समय मैंने सुना ही नहीं था। अब ये कहते हैं कि स्वराज जो है सेल्फ इंडिपेंडेंस की जो बात होती है, सेल्फ रूल की जो बात होती है, ये उसमें मैं सुना नहीं था, मैं जानता भी नहीं था। सुधार से इस जोश में मैं होश भूल गया, मतलब इस सुधार के जोश, मेरे अंदर जोश था कि मैं सुधार कर दूंगा, इस जोश के चक्कर में मैंने अपना होश खो दिया। ये पहला दुखद प्रसंग रहा है महात्मा गांधी की हाई स्कूल के जीवन वृतांत में। अगले एपिसोड 7 में महात्मा गांधी की दुखद प्रसंग द्वितीय और दुखद प्रसंग द्वितीय के जिक्र किया जाएगा। इसके बाद तृतीय की जिक्र की जाएगी, जिसमें चोरी और प्रायश्चित के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके भैया आप शेयर करें। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि महात्मा गांधी की ये जीवनी जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। भारत का हर वर्ग, हर बच्चा महात्मा गांधी की जीवनी को सुने और उससे सीख सके, यही मेरी इच्छा है। मैं जान रहा हूँ कि वर्तमान समय में मेरी वीडियोस बहुत क्वालिटीपूर्ण नहीं है, मैं क्वालिटीपूर्ण वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, पर जो भी बना रहा हूँ सिर्फ वीडियो का क्वालिटी नहीं होगा, पर इंफॉर्मेशन की बात करूँ, स्क्रिप्ट की बात करूँ तो वो काफ़ी मज़ेदार है। और आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, और अगर चैनल में भैया नए हैं तो मुझे भी सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपका प्यार का ज़रूरत है और आपके प्यार के साथ यह कार्य आगे चलता रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में रामायण की पार्ट भी मैं शुरू करने वाला हूं, ताकि भारत की संस्कृति को बच्चे के हर एक बच्चे तक पहुंचाया जा सके कि भारत की संस्कृति क्या है। और तीसरा जो एपिसोड होगा वो बिहार के नाम पर होगा कि बिहार क्या था और क्या बन गया, और हमें फिर से बिहार को वहीं लेकर जाना है जहां हम ने इतिहास में पढ़ा है। चल देन, बाय बाय, मिलते हैं कल ऐसे चैनल पे अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।